चलें करें ऑन। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। टारगेट सेटिंग का रीकैप सुन ले। टारगेट सेटिंग में हम ये कर रहे हैं, टारगेट सेटिंग शुरू किया था मैंने लेक्चर 100 में। टारगेट सेटिंग ये है कि जो मास्टर इक्वेशन बनाई थी मैं दोबारा बनाता हूँ यहाँ, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा ये क्या चीज़ है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स इनटू यूनिट्स माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट पीबीटी होता है। ये जब इस चैप्टर के शुरू में फार्मूले लिखवाए थे ना, तब ये बात आपको बताई थी। एक ये कहा था कि हम यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं वो नेट है, और दूसरा मैंने टैक्स के बारे में कहा था कि यहाँ पर जो प्रॉफिट लिखा हुआ है वो पीबीटी है। तो कोई टारगेट सेट किया होगा बिजनेस ने कि इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इसमें से फिर कुछ भी मिसिंग फिगर पूछी हो सकती है। और इसके ऊपर फिर एक सवाल वो 2015 वाला किया था और एक 2018 किया था। 2021 शुरू किया था, और आप अगर उसको छोड़ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। वो असल में इसका सवाल नहीं है, वो है बजटिंग का सवाल, लेकिन स्टाइल कुछ इससे मिलता जुलता था, इसलिए मैंने इस चैप्टर में डाल दिया वो, वरना उसमें ज़्यादा रुझान बजटिंग की तरफ है जी। क्या हो गया? किस क्वेश्चन का? स्प्रिंग नहीं, ओवरव्यू का पूरा व्यू देने लगा हूँ, सॉल्व करने लगा हूँ। नहीं जीरो से, स्प्रिंग 21 जीरो से बताने लगा। स्प्रिंग 21 जो लोग छोड़ना चाहे उनकी मर्जी है, अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ दें। छोड़ना है तो है ये बजटिंग का सवाल, लेकिन इस टॉपिक से स्टाइल कुछ ऐसा सा था। हालांकि इसमें कोई ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, कंट्रीब्यूशन भी कुछ नहीं है, तो ये है बजटिंग का सवाल, सीवीपी का सवाल नहीं है। ये सीवीपी के सवाल में कंट्रीब्यूशन ये बड़ा ज़रूरी इम्पैक्ट होता है, तो ये सीवीपी का सवाल नहीं है। लेकिन जिस तरह से इसमें टारगेट पूछा हुआ था सेल प्राइस, इसलिए मैंने इस चैप्टर में इसको कवर किया है। और इसमें जो कैलकुलेशंस करने लगे हैं वो कैलकुलेशंस बहरहाल अच्छी हैं आपके लिए, तो इसलिए सवाल को मैं करवा रहा हूँ। लेकिन सवाल का इससे ताल्लुक नहीं है, आप इस टॉपिक को ब्रेक लगा के समझे, हम वैसे ही सवाल कर रहे हैं जिसमें आप कुछ कैलकुलेशन सीख लें, फिर वापस पे आ जाए। नहीं एक केस पढ़ने दोबारा भूल गए होंगे। क्या वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन परसेंटेज माइनस करके जो आंसर आया था परसेंटेज हमारी 71.7% उसको मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल कॉस्ट में। लेकिन जो आपने एक लोडिंग वैल्यू चेंज वाला फॉर्मूला लगाया था उसमें आपने वेरिएबल कॉस्ट वैल्यू में निकाल दी, आपने 112 निकाल दी 50% सेल का, उसको आपने अपना कहते हैं इन्फ्लेशन लगाया था और कहते हैं अपना 0.9 करके उसकी वैल्यू निकाल दी। इस वैल्यू कहाँ मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है अगले साल के लिए उसके ये वाली वेरिएबल कॉस्ट ही मान जाती है, तो फिर सेल भी वही वाली रख लें। देखो अगले साल की उसी वर्किंग में जो सेल्स की फिगर है फिर वही क्यों नहीं रख लेते बजटेड इनकम स्टेटमेंट में? अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को रखना चाह रहे हैं तो सेल भी वही रख लें।
वॉल्यूम चेंज लेकिन बात ये क्वेश्चन में बताया था ना कि वेरिएबल कॉस्ट है वो अपना ये ग्रेड परसेंट इन्फ्लेशन होगा उसमें वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा स्प्रिंग 21 तो पढ़ो ना, आज एक और सवाल कराना है उसमें ये वाली चीज़ें फिर रिवाइज हो जाएंगी। सर आपने कहा कि वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट करते हैं, फिर उसमें चेंजेस लेके आते हैं, फिर टोटल करवा देते हैं और फिक्स टोटल को सही करते हैं। तो आप मेकिंग इट और इसमें भी इसका जवाब करवा देते हैं, डायरेक्ट टोटल को चेंज करवा देते हैं, वेरिएबल मतलब मटेरियल भी ओवरहेड। आप स्प्रिंग 21 की बात कर रहे हैं? ये वाले कल भी सर सवाल किया था। कल वाले सवाल में हमने कब स्प्रिंग 21 क्वेश्चन 7 का है पढ़ने को? जी हाँ जी पढ़ लिया। 2020 की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, 2020 की इनकम स्टेटमेंट है और इसमें 5 लाख यूनिट्स बनाने की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए फॉलोइंग स्टेप्स ले रहे हैं। उन फॉलोइंग स्टेप्स में एक प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, मटेरियल परचेज की बात हो रही है, स्किल्ड लेबर की बात हो रही है और आखिर में कहा है कि इन्फ्लेशन लगेगी। रिक्वायरमेंट से ऊपर कहा हुआ है कि मैनेजमेंट सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यूज करना चाहती। मार्जिन, अगर ये मार्जिन का वर्ड ना होता, बस इतना कहा होता कि सेम ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट यूज करनी है, तो फिर ये इस तरह का हम सवाल करते, उस टारगेट जीपी को हम यहां रखते। लेकिन अब उसने कहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और ग्रॉस प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में क्या फर्क है? तो प्रॉफिट मार्जिन, जो जीपी मार्जिन बचपन से अब तक इंट्रो में FR1 में कहीं इस्तेमाल किया, जीपी ओवर सेल्स, वो जीपी मार्जिन है। तो अब बात हो रही है जीपी मार्जिन वही वाला रखना। वही वाला कितना? जितना पिछले साल था। पिछले साल कितना था? जीपी ओवर सेल्स करें तो 25%। तो 25% मार्जिन हम रखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए पूछा यह है कि बताएं हम क्या सेल प्राइस रखें अगले साल। अगले साल के लिए आपको यूनिट्स पता है। पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्शन को 10% बढ़ा लेंगे। अच्छा, किससे 10% बढ़ा लेंगे? 5 लाख से। यानी 5 लाख का 10% मजीद बढ़ जाएगा। तो वो 80% तो वैसे कैपेसिटी की बात की है। नहीं, इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम, जितनी प्रोडक्शन हुई थी उसको बढ़ा ले। तो जितनी पहले हुई थी उसी का 10% बढ़ा लें, तो ये 10% बढ़ जाएगा। यानी इस साल, अब अगले साल हम कितने यूनिट्स बनाएंगे? 550,000 बनाएंगे। हमें ये पता है कि अगले साल यूनिट्स कितने बनेंगे। हमें ये पता चल रहा है कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम अगले साल इन 5,50,000 यूनिट्स बनाने की पूरी कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लें और उस पर वो मार्जिन लगा लें, सेल्स बन जाएंगी। और प्राइस पूछी है तो उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें तो सेल प्राइस आ जाएगी। ये है सवाल की अप्रोच। इस सवाल की अप्रोच ये जो मैंने समझाई है, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। चलिए कॉस्ट निकालते हैं। कल वाली क्लास में एक बात सिखाई थी, लेक्चर 99 में, यानी यहाँ पर, कि अगर एक साल की फिक्स कॉस्ट गिवन है और इससे हम अगले साल की फिगर बनाना चाहते हैं,
तो इसमें सिर्फ इन्फ्लेशन का फैक्ट डाल दें, प्राइस चेंज मतलब इन्फ्लेशन। लेकिन अगर एक टोटल वेरिएबल फिगर है तो इसमें यूनिट्स का भी असर होता है और प्राइस का भी होता है। तो अगर हम इसी टोटल को उठा के अगली टोटल बनाना चाहते हैं, अगर मसला नहीं है, आप बेशक इसको पर यूनिट बना लें बेशक पर यूनिट बनाएं, अगले साल की पर यूनिट निकालें और फिर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल करें, लेकिन इसमें ना काम थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए जो पिछले साल की टोटल वेरिएबल है, अगर हम इसी में क्वांटिटी चेंज भी डाल दें, प्राइस चेंज भी डाल दें, तो अगले साल की टोटल वेरिएबल तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ ये स्टेप बचा है, वरना आप पिछले साल की पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें, उसमें चेंजेस करें और अगले साल के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे कर दें। तो हम अगले साल के लिए जितनी फिगर्स पिछले साल की हैं उनको 5.5 लाख यूनिट्स की फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्प्रिंग 21। बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहा हूं मैं। थाउजेंड है, रुपीज है, क्या है? 1000। इसमें परसेंटेजेस काफी अच्छी इस्तेमाल होने लगी है। डायरेक्ट मटेरियल पिछले साल कितने डायरेक्ट मटेरियल था? 22,500। कितने यूनिट्स के लिए था? 50,000। तो अब अगर 5 लाख, अब जब प्रोडक्शन 10% बढ़ेगी तो इसमें 10% इम्पैक्ट आएगा और इन्फ्लेशन भी होनी। तो अगले साल इतना मटेरियल चाहिए होगा, लेकिन इसमें से हम 60% के लिए एक न्यू सप्लायर ढूंढेंगे और 40% पुराने वाले से ही चला लेंगे। तो जो इतना टोटल खर्चा होना था, इसका 40% एग्जिस्टिंग वाले से ही होगा। एग्जिस्टिंग सप्लायर, $22,500 1.1 इंटू 40 नहीं 40% 10। और जो नया सप्लायर होगा जानने वाला, उससे हम चीज़ सस्ती खरीदेंगे। जब सस्ती खरीदेंगे तो फिर चीज़ भी हमें सस्ती वाली देगा। 0.95 होगा, सस्ती चीज़ होगी। और जो कि सस्ती होगी, हल्की होगी, तो फिर इस पर लॉस होगा। अब ये काम पहले भी 3-4 दफ़ा हो चुका। पहले प्रोसेस में 10% लॉस होता था, अब प्रोसेस में 5% लॉस होता है। तो 720 रुपये जो पहले कॉस्ट आती थी, अब कितनी आएगी? पहले इसको 0.9 करें और फिर डिवाइडेड बाय 0.95 करें। अब करना है तो ये नहीं कर ले। तो पहले कोई लॉस नहीं होता था, क्योंकि होता था तो कितना होता था पता नहीं, बस ये कहा है कि मजीद 1% वेस्टेज हो जाएगी। तो फिर यही कह सकते हैं कि पहले नहीं होता था, अब होगा। तो इसलिए जब नए सप्लायर से लाएंगे तो बेशक वो सस्ता बेचेगा, लेकिन 1% लॉस की वजह से ज़्यादा मटेरियल लगा करेगा। 22,500 1.1 60% 0.95 डिवाइडेड बाय 15675 10। ये मटेरियल है। और लेबर में स्किल्ड, स्किल्ड लेबर
पिछले साल इन्होंने 5 लाख यूनिट्स बनाए थे, कितना खर्चा आया था? 10,000। अगर इन्हीं से अब भी काम कराते तो ज्यादा काम होता, महंगाई होती। लेकिन हमने सारा काम इनसे कराना नहीं है, 60% बस इनसे करवाना है। स्किल्ड लोगों ने जितना काम पिछले साल किया था अब उससे 10% और ज्यादा करवाना है और वेज रेट बढ़ जाना है। लेकिन सारा काम इनसे नहीं करवाना, 40% इनकी जगह किसी और से करवाना है, तो फिर बाकी 60% ही ये लोग रह जाएंगे। ये वो 60% 7 to 6 और सेमी स्किल्ड लोग होंगे। अच्छा, सेमी स्किल्ड लोग ना 2 तरह के होंगे। जो पहले काम कर रहे थे लोग वो तो होंगे ही होंगे, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो तो अपना काम करेंगे, क्योंकि पहले भी सेमी लेबर चाहिए होती है। तो वो जो एग्जिस्टिंग लोग होंगे, पिछले साल उन्होंने कितना काम किया था? 5,000 रुपए का। अब वो 1.1 काम बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। चले, रुक गया मैं, यहाँ तक पहुंच जाए जो इधर उधर रह गए। पिछले साल इनसे 5 लाख यूनिट बनवाए थे, उन्होंने इतने में बनाए थे। अब उनसे हम 10% और बनवाएंगे तो अब इतना खर्चा आएगा, वेजेस महंगी हो जाएंगी, वो भी इफेक्ट आएगा। लेकिन इन सब लोगों से, जैसे अगर पहले 100 लोग काम कर रहे थे, अब हम सिर्फ 60 लोगों से काम कराएंगे, बाकी 40 लोगों की जगह हम सेमी स्किल्ड ले आएंगे। चले जी, जो अंग्रेजी में फंसे हुए थे। पॉइंट नंबर 2, परचेज 60% ऑफ द मटेरियल फ्रॉम एफएल एसोसिएटेड कंपनी। तो बाकी 40% किससे खरीदेंगे? जिससे पहले खरीद रहे थे, ये वो 40 और 60 है। और जिससे खरीदेंगे वो 5% बल्क डिस्काउंट देगा, ये 0.95। लेकिन वो हल्का मटेरियल देगा तो उसकी वजह से लॉस होगा। लेबर, पॉइंट नंबर 3, रिप्लेस 40% ऑफ द स्किल्ड लेबर विद सेमी स्किल्ड लेबर। जो काम स्किल्ड लोग पिछले साल कर रहे थे उनमें से 60% उन्हीं लोगों से काम लेंगे, बाकी 40% उनकी जगह सेमी स्किल्ड आ जाएंगे। तो वो जो 60% वही वाले लोग होंगे, तो वो जैसे पहले काम कर रहे थे अब भी वैसे ही करेंगे। प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, उनका काम बढ़ जाएगा, वेजेस ज्यादा हो जाएंगे। ये स्किल्ड है। ये तो 130 नहीं है, ये तो 130 नहीं है भाई। अच्छा, जो अभी भी हमारा काम करने का तरीका है उसमें सिर्फ स्किल्ड लोग ही होते हैं। तो जो सेमी स्किल्ड अपना काम कर रहे होंगे वो अब भी अपना काम करने आएंगे, और जितनी मेहनत पिछले साल की थी 10% और मेहनत होगी महंगे रेट पे। ये उन सेमी स्किल्ड लोगों वाला काम है, जो सेमी स्किल्ड वाला ही काम था पहले भी, ये वो है, ये वही है जो पहले भी सेमी स्किल्ड का काम था। अब हमने कुछ मजीद सेमी स्किल्ड लोग लाने, जिसको मैं रिप्लेसमेंट कह लेता हूं। हाँ, तो उधर सेमी स्किल्ड लोग जो नए ला रहे हैं वो किनकी जगह ला रहे हैं? जो स्किल्ड वाले लोग हैं
अगर वो काम स्किल्ड लोगों से ही करवाते, मैं उस 40% काम की बात कर रहा हूं, उन्होंने पिछले साल जो काम किया था कितने घंटे लगाए थे? कैसे 80? 10,125,000 तो उन्होंने 80,000 घंटे लगाए थे। ये 80,000 ऐसे निकला कि 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 125, 80,000। अगर यही लोग सारा काम अब इस साल करते तो चूंकि 10% ज्यादा काम करते तो 88,000 घंटे लगाते। ये महंगाई वाला 1.1 नहीं किया, महंगाई रुपए में होती है। मैंने तो आर्स बताए कि इतने घंटे वो और इतने घंटे लगाते अगर उन्हीं लोगों से हम काम लेते तो। ये क्या किया? ये उनमें से अब सिर्फ 40% लोगों की बात हो रही है। तो वो इस साल कितना घंटे काम करते? 35,200। इतने घंटे जो स्किल्ड लोगों ने काम करना था, यही काम जब सेमी स्किल्ड से करवाएंगे जब यही काम उन लोगों से करवाएंगे तो वो उन स्किल्ड वालों के मुकाबले में 30% काम ज्यादा टाइम में करेंगे। कितना? 4-5। तो ये सेमी स्किल्ड लोग, ये जो नए आएंगे, वो इतने घंटे काम कर जाएंगे। और इतने आवर्स, इनको पहले इतने रुपए वेज देते थे, अब वो 110 हो जाएगी। ये डायरेक्ट लेबर है। और वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच में सिर्फ इतना फर्क होगा, $4,500 का आधा वेरिएबल है और 4,500 का आधा फिक्स्ड है। जो फिक्स्ड है उसने सिर्फ महंगा होना है, जबकि वेरिएबल ने महंगा भी होना है और ज्यादा भी होना है। तो वेरिएबल एफओएच बन गए 2723 247। ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स। एफओएच में से आधे वेरिएबल थे, आधे फिक्स थे। ये सवाल में लिखा हुआ है ब्रैकेट में। जो फिक्स्ड एफओएच थे उनमें वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट डलना है या सिर्फ महंगाई का? ये वो महंगाई डल गई। और जो वेरिएबल एफओएच थे उनमें वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट भी आएगा और महंगाई का इफेक्ट भी आएगा। इसका टोटल 4030 नहीं यार, 5027 पक्की बात। फाइव जीरो वन जीरो 7
ये सप्लायर की तरह क्यों नहीं की? वैसे ही की है। सेल प्राइस 6809 ये हो गई कॉस्ट ऑफ सेल। 25% मार्जिन का मतलब है ये 75% है। ये क्या बन गया? टोटल सेल्स, सेल प्राइस पूछिए, डिवाइडेड बाय 5.5 लाख यूनिट्स। 5.5 लाख यूनिट्स कहाँ से आए? पिछले साल 5 लाख यूनिट्स बनाए थे, इस साल 10% और 5.5 लाख यूनिट्स बनाएंगे। 121। ये है जी सवाल की रिक्वायरमेंट। किस पे? कॉस्ट पे कर लें, उन दोनों का रेट फर्क था ना। आर्स में इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट बस ये सस्ती दे रहा था तो उसी को 0.95 कर लिया, जबकि लेबर में तो रेट, वेज रेट का ही फर्क है। स्किल्ड वालों का वेज रेट और था, सेमी स्किल्ड वालों का और है। देखें, इसको मैं आर्स में इसलिए लेके गया क्योंकि स्किल्ड वालों का वेज रेट कुछ और था, सेमी स्किल्ड वालों का वेज रेट कुछ और है। उसी में तो हम परसेंटेज की चेंज नहीं कर सकते। मटेरियल में जो एग्जिस्टिंग सप्लायर हमें बेच रहा था, न्यू सप्लायर उसी से 5% सस्ता बेचेगा, तो उसको 0.95 कर दिया, नई प्राइस आ गई। लेकिन सेमी स्किल्ड का वेज रेट कुछ और है, स्किल्ड का कुछ और है, तो हमें इसलिए फिर आर्स निकाल के फिर नए रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी, क्वेश्चन डन। चलें अब बैक टू टारगेट सेटिंग। टारगेट सेटिंग में हम इस कॉन्सेप्ट को बेस बना रहे हैं, है ना? है ना? लेकिन ये जिन सवालों में कल इस्तेमाल किया, उनमें या तो कुछ सेल प्राइस पूछी हुई थी या यूनिट्स पूछे हुए थे, तो इसलिए यही फार्मूला इस्तेमाल होना था। हो सकता है कि सेल प्राइस या यूनिट्स पूछने की बजाय सेल्स रेवेन्यू पूछ लिया जाए, है? नहीं, सेल प्राइस भी नहीं। दोबारा, ये फार्मूला क्या है? क्या कर रहे हैं हम? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये टोटल कंट्रीब्यूशन है। टोटल कंट्रीब्यूशन से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से टोटल कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना हो तो यूनिट से मल्टीप्लाई। सेल्स की अमाउंट से भी तो पहुंच सकते हैं, जो आपको पहले दिन फार्मूले लिखवाए थे, CS रेशियो से मल्टीप्लाई करके। इस चैप्टर के पहले दिन कुछ फार्मूले लिखे थे। ये टोटल कंट्रीब्यूशन है ना, तो ये भी टोटल कंट्रीब्यूशन है। इसी की मैंने एक शक्ल ये बना के लिखी।
तो अगर हमें सवाल के अंदर, सवाल टारगेट सेटिंग है, सवाल पहचाना जाएगा टारगेट सेटिंग का। अगर यूनिट्स सेल प्राइस की बातें पूछी हैं तो ये वाली शक्ल, और अगर सेल्स की अमाउंट CS रेशो तो फिर ये वाली शक्ल। देखें इसमें हम यूनिट्स और सेल प्राइस अलग अलग नहीं ले रहे। इस फार्मूले में सेल प्राइस और यूनिट्स कहीं अलग नजर आ रहे हैं? यहां पर अगर वो प्राइस पूछ रहा था तो यूनिट्स निकालने का डाटा था यकीनन, तभी प्राइस पूछ रहा था। यूनिट्स पूछ रहा था तो सेल प्राइस का डाटा था, तभी यूनिट्स पूछ रहा था। हो सकता है सवाल में सेल प्राइस और यूनिट्स का अलग अलग ना हो डाटा, तो पूछा भी फिर उसने शायद सेल्स की अमाउंट ही हो, तो उस सूरत में फिर हम इसकी बजाय इसकी ये शक्ल यूज कर रहे होंगे। नहीं, फिर उसकी मेहनत करेंगे ना। CS रेशो भी दे दी होगी तो फिर ऑटम 18 पे आ जाए। ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 2। ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ बोर्ड पे। हाँ जी, बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड। ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 2।
हाँ जी, पढ़ लें तो शुरू करूं। लेटेस्ट ईयर की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, कहीं बीच में यूनिट्स, सेल प्राइस कुछ नहीं। और नेक्स्ट ईयर में सेल प्राइस ने भी चेंज होना है और यूनिट्स ने तो ऑब्वियसली चेंज होना है, कि नहीं होना? खर्चों ने भी चेंज होना है, रिक्वायर्ड। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट कितना है? टारगेट प्रॉफिट, अच्छा टारगेट पैट कितना है? टारगेट पैट 126, क्योंकि पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अगले साल के लिए वो चाह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट 36 मिलियन मजीद ज्यादा हो। किससे ज्यादा? जितना पिछले साल था। तो टारगेट प्रॉफिट 36 नहीं है, 36 प्लस 90, और चूंकि ये पैट है तो हमें इसको पीबीटी बनाना पड़ेगा। टारगेट पीबीटी, ओके। तो टारगेट पीबीटी है और फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं, और सीएस रेशियो पिछले साल वाली ही यूज हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वैल्यूज ने बदलना है। तो नई सीएस रेशियो निकाल लेते हैं और नई फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं, टारगेट पीबीटी पता चल गया और सेल आ जाएगी। भाई ये है सवाल। हाँ जी, पार्ट ए की अंग्रेजी और जो मैंने कहानी बताई वो समझ आई कि हम करना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन 2 ऑटम 18। कुछ समझ नहीं आया? नहीं आया? हाँ मैंने सुन लिया, आप कह रहे नहीं आया था। सेल्स इनटू सीएस रेशो माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, ये वाला रिलेशन लगाने लगे प्रॉफिट। अब इनमें से जो जो पता है वो प्रॉफिट ही है। 90 प्लस 36 30% है, 35%। 90 से मजीद 36 ज्यादा होना चाहिए, यानी 126 होना चाहिए, और ये पैट है तो उसको पीबीटी बनाया है। टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं पता, निकाल लेते हैं। सीएस रेशियो नहीं पता, निकाल लेते हैं। और फिर इनको सॉल्व करेंगे तो ये सेल्स निकलेंगे। बस ये है सवाल। टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन 5% बढ़ जाएंगी। तो ये महंगाई है जो 5% बढ़ जाएंगी। डेप्रिसिएशन के अलावा बाकी, डेप्रिसिएशन कितनी है? 90। तो 90 के अलावा बाकी कौन सी हैं? 40% कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हैं और 60% ऑपरेटिंग में से। तो 19 में से किस में होगा? कॉस्ट ऑफ सेल में ही होगा। वो ऑपरेटिंग तो है ही सारा 47 मिलियन। तो फिक्स्ड जो
तो अगर वो मीटिंग में ज़्यादा करते हैं तो उस पर कर लें, कोई मसला नहीं, जिसमें मर्जी कर लें। अदर ने 5% ही महंगा होना है, जिसमें मर्जी रख लें डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेप्रिसिएशन 90 है, तो फिर अगले साल भी 90 होगी या नहीं, लिखा हुआ है। और अदर्स, अच्छा देखें अदर्स कितनी, 400 का 40% माइनस 90, ये है अदर्स। ये अदर्स हैं कॉस्ट ऑफ सेल में। इन्होंने महंगा हो जाना है 1.05 है 3.5 और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनमें कितने फिक्स्ड हैं, 47 में से 60% फिक्स्ड हैं और ये भी 5% महंगे हो जाएंगे। ऑपरेटिंग में कैसे होगी 47 टू 9.6 और कोई मजीद अगले साल फिक्स कॉस्ट होगी, कोई सेल्स कैंपेन, कोई ट्रेनिंग, कुछ नहीं। 193.11 193.11 टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, स्प्रिंग 21 के अलावा अभी ये टारगेट सेटिंग है, इससे पहले ब्रेक इवन वगैरह, इनमें ना सवालों की मुश्किलें परसेंटेजेस का इस्तेमाल है। सवाल की अप्रोच पिक्चर सब में ही मुझे लग रहा है कि क्लियर पता चल जाती है सवाल, असल में मुश्किल है वहाँ पर परसेंटेजेस का लिंक, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस से ही बेहतर होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, जो लोग कल इस क्लास में नहीं इस क्लास में तो थे ही, मैंने कल एक्स्ट्रा ना FR1 की क्लास कराई थी, उसके बाद टाइम बच गया था, तो मैंने फाइनल एडवाइस रिकॉर्ड कराया था लेक्चर कि अब ये जो आपके पास गिने चुने दिन रह गए तो इनमें क्या करें और मार्च के पहले हफ्ते में क्या करें और एग्जाम में क्या करें। तो वो YouTube पे लेक्चर फाइनल एडवाइस के नाम से है, वो सुन लीजिएगा, काम का लगे तो। CS रेशो पिछले साल वाली यूज हो जाएगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो नई CS रेशो निकालते हैं। अच्छा, अब CS रेशो निकालने के लिए या तो पर यूनिट सेल प्राइस, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ली जाती है, या टोटल। तो आपके पास पिछले साल का ना यूनिट सेल प्राइस की डाटा कुछ नहीं है, तो जैसे कल किया था कि इसमें भी, अच्छा वो कल जो मैंने दूसरी इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज वाली बात की थी, अगर आपको वो समझ आती है ना तो उसी को पक्का कर लें, क्योंकि आज मैं वही करने लगा हूँ। आज भी 100 रुपये से सवाल हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा स्टेप्स बढ़ जाएंगे, तो मुझे सुबह वाली क्लास में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसी टोटल से चल लेते हैं। इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज क्यों कह रहा हूँ उसको वो आज दोबारा बता देता हूँ। पिछले साल की जो फिगर्स आपको इनकम स्टेटमेंट में नज़र आ रही हैं, सेल्स, और उनमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट भी निचोड़ लें तो इनमें यूनिट्स और प्राइस, ये दोनों चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। सेल्स यूनिट्स इनटू सेल प्राइस, और जो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं वो भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट से मिलके बनी हुई हैं। अगर यूनिट्स की चेंज को इग्नोर कर दें, देखें
कंट्रीब्यूशन रेशो, CS रेशो, सेल प्राइस पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से भी निकल सकती है और टोटल सेल्स और टोटल कंट्रीब्यूशन से भी निकल सकती है। पिछले साल की जो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट सवाल में अवेलेबल है, अगर हम उन्हीं के अंदर जो प्राइस चेंजेस हैं वो ले आए, जैसे अगर पिछले साल की सेल प्राइस 200 रुपए होती, वेरिएबल कॉस्ट 120 रुपए होती, तो हम नेक्स्ट ईयर की नई प्राइस निकालते, लेट से 218, नेक्स्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट निकालते, लेट से 121, नई कंट्रीब्यूशन निकालते और नई CS रेशियो निकलती। ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम पिछले साल की टोटल सेल्स जो 640 मिलियन थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो 470 मिलियन थी, अगर हम इन्हीं के अंदर प्राइस चेंजेस डाल लें और फिर जो रिवाइज फिगर आएगी उनका CS रेशियो निकालें, तो वो यही निकलेगा या नहीं? ये बात समझ आती है? नहीं नहीं समझ आई? चले, नहीं समझे, दोबारा से। पिछले साल ऐसी खुद से फिगर्स बना रहा हूं। पिछले साल 100 यूनिट्स बेचे थे, 20 रुपए का एक था, 2000 रुपए टोटल सेल्स थी। वेरिएबल कॉस्ट 100 यूनिट्स बेचे थे और वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए थी, 1200 वेरिएबल कॉस्ट थी। अगले साल इस प्राइस में भी चेंज आ जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आ जाएगी। प्राइस 20 से 15% महंगी होके 23 रुपए बन जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए से 3% सस्ती होके 11.64 बन जाएगी। ये मैंने अगले साल की नई प्राइस, नई वेरिएबल कॉस्ट निकालनी, जैसे वो जूतों वाले सवाल में किया था। पिछले साल की प्राइसेस वेरिएबल कॉस्ट, नए साल की प्राइसेस वेरिएबल कॉस्ट बनाई थी ताकि नई CS रेशो निकाल सकें, है ना? तो इससे नई कंट्रीब्यूशन निकले कितनी? 11.36 और CS रेशो निकालें 49.3। अगर हम यही जो प्राइस में चेंज और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज करनी थी, अगर मैं यही चेंज इस 2000 रुपए और 1200 रुपए में कर लूं, तो अब भी यही आएगी ना? क्यों? क्योंकि यूनिट्स में चेंज नहीं की, बस प्राइस वाली चेंज डाल दी, तो टोटल्स के हिसाब से भी रेशो वही बनेगी जो पर यूनिट के हिसाब से बन रही। यस सर। तो चूंकि हमें नई CS रेशो निकालनी है, लेकिन जूतों वाले सवाल की तरह वहां पर हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का डेटा था, तो हमने उस प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को ही चेंज किया था और उसी से रिवाइज CS रेशो निकाली थी। लेकिन इस सवाल में हमारे पास डाटा नहीं है कि हम एग्जिस्टिंग सेल प्राइस, एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकें। नहीं है, तो हम फिर जो पिछले साल की टोटल फिगर्स थी उन्हीं में बस प्राइस चेंजेस का इफेक्ट डाल लें और फिर जो CS रेशो निकालें तो वो रिवाइज CS रेशो सही आ जाएगी। सिर्फ प्राइस चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस इग्नोर। इसको मैंने कल वाली वर्किंग में इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंजेस कहा था। उसी तरह की वर्किंग इस सवाल में अब दोबारा कर रहा हूं।
पिछले साल की सेल्स प्राइस चेंज क्या लिया उसमें 8% बढ़ जाएगी, कितनी 612.36, लेकिन डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ेगा। अच्छा, सबको नहीं देंगे, सिर्फ 30% लोगों को देंगे, तो 612 30% पे 10% हमें डिस्काउंट देना पड़ जाएगा। 18.37। तो अगले साल 593.99, और ये मैं अभी इस वक्त इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज ये वर्किंग कर रहा हूं, क्योंकि मकसद हमारा CS रेशो निकालना है। इनमें से माइनस कर लेते हैं वेरिएबल खर्चे। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी पिछले साल जी? 400 का 60% 2, और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आनी है 4% महंगाई हो जानी है। 249.6 वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पिछले साल डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन होती थी, तो वो किस में थी? कॉस्ट ऑफ सेल में थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में? ऑपरेटिंग में ही होगी। उसने नहीं 4% बढ़ना, उनके अलावा बाकियों ने बढ़ना है, इसलिए मुझे इसको 2 में तोड़ना पड़ा, इसलिए 2 में तोड़ रहे हैं। 47 इंटू 40%। 47 इंटू 40%, ये क्या निकल आया? टोटल वेरिएबल। ये क्या किया मैंने? पिछले साल डिस्ट्रीब्यूटर को इतनी कमीशन दे रहे थे, ये ब्रैकेट अभी क्या चीज बन गई? वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से कमीशन निकाल दी, क्योंकि कमीशन भी वेरिएबल खर्चा है, तो ये अदर वेरिएबल बन गए। इन्होंने 4% महंगे हो जाना है। 7.6 जी जी। डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जो है ना, वो एक्सपेंस भी हो सकता है, सेल में से भी नेट हो सकता है। इस सवाल का सलूशन में आईकैप ने उसको एक्सपेंसेस माना हुआ था, ऑटम 21 में उसको सेल में से नेट माना हुआ था। मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंस होता है, तभी मैंने आपको जब ऑटम 21 कराया था कल परसों, तो मैंने वो ग्रॉस सेल्स ही इस्तेमाल की थी। तो ज़्यादा बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन एक्सपेंस है। ये माइनस क्यों किया? क्योंकि वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कमीशन के अलावा बाकी हैं जिन्होंने 4% बढ़ना था, तो ये वो बाकी निकालें, वो अब होगा ना। पिछले साल कितना था, तो वो पिछले साल वाला है। अब कितनी होगी कमीशन? किस पे लगाऊं 3%? 593 पे। नेट मतलब ट्रेड डिस्काउंट से नेट। जी 0.82। CS रेशो, CS क्या, कंट्रीब्यूशन क्या बना? 318.26। CS
कितना 53 ये है जी। ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होके ही सेल्स बनती है ना, तो सेल्स तो ये है। अगर ये कमीशन नेट सेलिंग प्राइस का ना भी कहा होता फिर भी सेल ये है, ये नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही सेल होती है। नहीं ये ट्रेड डिस्काउंट बस 53.58 673.96 कितना जी 673.96 673. जी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन कॉस्ट ऑफ सेल थोड़ी है। कमीशन कॉस्ट ऑफ सेल कैसे हो गई? सेलिंग एक्सपेंस होता है वो तो। पार्ट ए डन। जी क्या 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 वहाँ भी एक सेल निकाली, यहाँ भी सेल, वो टारगेट के साथ निकाली। अच्छा ये कौन सी सेल निकल आई है? क्या अगले साल इतनी सेल होगी? देखिए असल में ना अगले साल यूनिट्स भी ज्यादा बिकेंगे और प्राइसेस तो चेंज होनी ही है। ये है वो असली वाली जो अगले साल सेल होनी है। हम यहां पर सिर्फ रिवाइज सीएस निकालना चाह रहे थे, तो उसके लिए हमारे पास पर यूनिट सेल प्राइस थी नहीं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी। मजबूरन हमें टोटल्स से ही सीएस रेशो निकालनी पड़ी, तो इसलिए हमने उन टोटल्स पे वॉल्यूम चेंज इग्नोर करके उन्हीं के ऊपर प्राइसेस चेंज ली ताकि सीएस रेशो रिवाइज्ड मिल जाए। अदरवाइज ये 593 कुछ भी नहीं है, 593 कुछ भी नहीं होगा। ये हमने पिछले ही साल की सेल्स को, जितने यूनिट्स पिछले साल बेचे थे, बस सिर्फ उन्हीं को प्राइस चेंज करके देखा ताकि रिवाइज सीएस रेशो निकाल सके। असल में नेक्स्ट ईयर की सेल्स इतनी होंगी, ये भी कुछ नहीं है। यानी अगले साल वेरिएबल कॉस्ट इतनी होंगी नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ पिछले साल की टोटल फिगर्स को इस्तेमाल किया मजबूरन, वरना जूतों वाले सवाल की तरह हमें सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पिछले साल की पता होती तो हम उन्हीं से नई प्राइसेस निकालते ताकि नई सीएस रेशो निकालते, जैसे उसमें किया था। इसमें पर यूनिट प्राइसेस थी नहीं, तो हमने पिछले साल की टोटल फिगर्स को यूज करके सीएस रेशो नई निकाल ली। अब ये सिर्फ और सिर्फ सीएस रेशो नई निकालने के लिए जो तजुर्बे किए थे, ये वो शक्लें हैं, असल में इनकी कोई हकीकत नहीं। यानी 593 कुछ नहीं। क्या हो गया? पार्ट ए। अच्छा मैंने ना एक सवाल और करना है, और अगर वो 10 मिनट में ना पूरा हो सका तो 15 मिनट और लगाऊंगा उस पर, लेकिन वो फिर रूम 11 में लगेंगे। हाँ क्योंकि यहाँ ना उसकी क्लास होती है। पॉज करना, करो। अच्छा ये फिगर्स में कुछ खुर्द-बुर्द हो गई। ये बनता है 0.81 52 पॉइंट 3 चलें कोई बात नहीं। 672.84 ठीक है। अच्छा पार्ट बी समझें। अगर लास्ट ईयर
प्रोडक्शन हुई होती 630 यूनिट्स और नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन होनी होती, पार्ट बी समझाने लगा हूं, नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन होनी होती 720 यूनिट्स और लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन हुई थी ये 70% ऑफ टोटल कैपेसिटी थी, तो ये कितने परसेंट ऑफ टोटल कैपेसिटी है? कैसे? 720 divided by 900. पहले टोटल कैपेसिटी तक पहुंचेंगे, ठीक है, और वो टोटल कैपेसिटी है, तो ये उसका कितने परसेंट? ये बात समझ आई कि नहीं? नहीं, यस सर। पिछले साल प्रोडक्शन इतने यूनिट्स हुई थी और ये टोटल कैपेसिटी का 70% था, अगले साल इतनी प्रोडक्शन होगी तो ये टोटल कैपेसिटी का कितने परसेंट होगा? कैसे निकालेंगे? पहले इसको ग्रॉस करके टोटल कैपेसिटी तक पहुंचेंगे, फिर इसको उस टोटल से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। अगर प्राइसेस सेम हो, अगर प्राइसेस सेम हो तो जो यूनिट्स की रेशो है अमाउंट पे भी वही रेशो चल जाएगी। देखें, अगर 400 यूनिट्स और 500 यूनिट्स की रेशो देखें 4:5, ये भी 20 रुपए का, ये भी 20 रुपए का, तो अमाउंट क्या बनी? 8000 और अब ये यूनिट्स हैं कि रुपए हैं? इनकी रेशो क्या है? क्यों? क्योंकि इन दोनों में प्राइस लेवल सेम था, तो इस अमाउंट की वही रेशो बनी जो यूनिट्स की रेशो थी। ये बात भी सही है। हम इधर यूनिट्स, इधर मुझे देखो, हम अगर इधर यूनिट्स से टोटल कैपेसिटी यूनिट्स और फिर ये उस टोटल के कितने परसेंटेज हैं निकाल रहे थे, इनकी रुपी फिगर्स भी यूज की जा सकती तो भी वही रेशियो निकलती अगर प्राइस सेम। अब रिक्वायरमेंट बी देखिए, कि जो अगले साल की हम फिगर्स निकाल रहे हैं, हम प्रोडक्शन कैपेसिटी का कितने परसेंट यूज कर रहे होंगे। परसेंट नहीं लिखा, लेकिन कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन परसेंटेज में ही होगी, तो पूछ तो वो यूनिट्स में रहा है, लेकिन हमें तो यूनिट्स ही नहीं पता। और पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, अब अगर हमें काम करना तो यूनिट से था, मजबूरी है, अमाउंट से कर सकते हैं उस सूरत में अगर प्राइस सेम है। ये जिस प्राइस लेवल पे निकली हुई फिगर है, अगर उसी प्राइस लेवल पे पिछले साल की सेल्स देखें तो वो ये होगी। ये इस साल की सेल्स है, लेकिन इसमें प्राइस चेंजेस डली हैं। अगर पिछले साल की सेल्स में भी यही प्राइस चेंज डाल लें तो वो 567 की जगह ये होंगी। ये असल में हमने यही किया था, हमने 567 में प्राइस चेंजेस डाल के उसको ये बना दिया था। तो ये पिछले साल की सेल्स हैं और ये अगले साल की सेल्स हैं, क्या कॉमन है इनमें? सेम प्राइसेस हैं। तो जो हमने यूनिट से सॉल्व करके आंसर निकालना था, इस अगर मैं 630 यूनिट्स की जगह 593.99 मिलियन डाल दूं और इस 720 यूनिट्स की जगह 672.84 मिलियन डाल दूं, तो ये आंसर निकल आएगा। कैसे? इसको 70% से क्रॉस करें और जो आंसर आए इसको उससे डिवाइड, 79 पॉइंट। अच्छा, अब एपिसोड ये चल रही है, सीन बदलने लगा है, पॉज करना है मत। ऑटम 10 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें, करता हूं।
ऑटम 10 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें। और इसी का एडवांस वर्जन होमवर्क है, आखिरी होमवर्क है यार। इसका एडवांस वर्जन होमवर्क है और वो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 ऑटम 16। आइडियल केमिकल्स के नाम से होगा, इसी का एडवांस वर्जन है। ये अभी कराने लगा हूं और एडवांस वर्जन फिर आप लोग करें। अभी हम ये करने लगे हैं, इसका एडवांस वर्जन ऑटम 16 क्वेश्चन 5, ये होमवर्क है। ऑटम 10 क्वेश्चन 3 पढ़ लें, करता हूं। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सवाल पढ़ लिया होगा। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट है कि 4.5 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कितने यूनिट्स बेचें और वैल्यू भी, एक बार यूनिट्स निकाल लेंगे तो सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें। किसके यूनिट्स? जो नया प्रोडक्ट है या एग्जिस्टिंग वाले भी? जो नया है। अब इस नया प्रोडक्ट लाने से पुराने सब बंद कर देंगे? नहीं। तो जब आप सिर्फ नए प्रोडक्ट के यूनिट्स निकालना चाह रहे हैं, देखिए पहले ना बिजनेस का एक एग्जिस्टिंग काम था, उस एग्जिस्टिंग काम के कुछ सेल्स एक्सपेंसेस वगैरह थे और बिजनेस एग्जिस्टिंग कुछ प्रॉफिट कमाता था। मैं ऐसे खुद से कह रहा हूं कि 20 मिलियन कमाता था, लिखा नहीं है, मैंने कह दिया 20 मिलियन। नया प्रोडक्ट आएगा
और अब जब टोटल होगा तो वो टोटल अब 4.5 कमाना है, ये करना है। ये मैनेजमेंट कराता है कि वो 4.5 मिलियन इंक्रीज करना चाहता है, जैसे पिछले सवाल में वो 36 मिलियन इंक्रीज था। तो टारगेट प्रॉफिट पे 4.5 की बजाय 24.5 हो गया, लेकिन ये 24.5 प्रॉफिट सिर्फ नए प्रोडक्ट से कमाना है। लेकिन आपको सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट ये सिर्फ नए प्रोडक्ट की दी हैं और यूनिट्स भी सिर्फ नए प्रोडक्ट के पूछे हैं। तो इसका मतलब हमने सिर्फ ये पोर्शन सॉल्व करना है। फिर हमने सिर्फ ये पोर्शन सॉल्व करना है। रेलेवेंट कॉस्ट तो खैर नहीं सही, क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, लेकिन हाँ डिफरेंशियल चीजें हमने लेनी है, डिफरेंशियल चीजें, क्योंकि हमने सिर्फ नए प्रोडक्ट के यूनिट्स निकालने हैं, डाटा ही सिर्फ वो पता है। तो सिर्फ नया प्रोडक्ट बेच के थोड़ी इतना प्रॉफिट कमा लेंगे, वो तो एग्जिस्टिंग भी होगा तो मिल के इतना होगा। तो हमें चूंकि डाटा ही सिर्फ नए का दिया है और उसने टारगेट भी एक्स्ट्रा 4.5 पूछा है, तो हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये कॉलम इस्तेमाल करना है। और अगर पहले फिक्स कॉस्ट इतनी होती थी और अब इस नए प्रोडक्ट की वजह से 170 होंगी, तो हम सिर्फ 20 यूज करेंगे। हाँ जी, अच्छा डेप्रिसिएशन किसके यूज करेंगे? जो पहले पैराग्राफ में नया प्लांट है 3 मिलियन का, या जो एग्जिस्टिंग 10 मिलियन है उसकी भी? सिर्फ न्यू वाले की, क्योंकि एग्जिस्टिंग की तो पहले भी एग्जिस्टिंग कामों के लिए हो रही है। बेशक कुछ एग्जिस्टिंग प्लांट में से भी कुछ हिस्सा नए प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होना हो, फिर भी क्योंकि वो तो डेप्रिशिएट एग्जिस्टिंग में हो ही रहा है, हमें सिर्फ एडिशनल फिगर्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि हम एडिशनल 4.5 मिलियन कमाना चाहते हैं। तो इसलिए एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना, और हमें इस 170 और 150 में से 20 चाहिए। हाँ जी, ये है सवाल की अप्रोच। बाकी कैलकुलेशंस तो करता हूं, लेकिन इसमें अगर कोई इख्तलाफ है तो बताएं। ये बात समझ आई कि हमें सिर्फ ये इंक्रीमेंटल पोर्शन निकालना है? ठीक। अच्छा, इसमें और वो पीछे 36 मिलियन वाले में फर्क क्या है? उसमें पूरे बिजनेस का टोटल डाटा दिया हुआ था और वो बिजनेस ही के टोटल डाटा के अंदर चेंजेस बता रहा था। यहां पर दिया ही सिर्फ नए प्रोडक्ट का डाटा और पूछा भी सिर्फ नए प्रोडक्ट का हुआ है, इसलिए हमें सिर्फ ये डिफरेंशियल पोर्शन लेना पड़ रहा है। तो इसकी सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट्स पूछे हैं ना, तो ये वाला फार्मूला यूनिट्स माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, सिर्फ इसी वाली। क्या क्या पता है इसमें से? ये तो पैट है, ये बन गया टारगेट पैट। टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं और सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, इससे निकल आएंगे यूनिट्स। तो चूंकि हमने सिर्फ इंक्रीमेंटल पोर्शन करना है, तो फिक्स कॉस्ट भी सिर्फ इंक्रीमेंटल वाली, जिनमें से एक तो वो एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए पहले होते थे 1.5 लाख, अब 170 होंगे, लेकिन हमें लेने हैं 20 और ये पर मंथ है। तो कैसे पता? हमें मंथ का सवाल नहीं करना, साल का करना है। प्रॉफिट महीने का भी हो सकता है। हाँ जी,
नहीं, ये कहाँ लिखा है कि हमने साल की कैलकुलेशन करनी? हाँ जी, तो नॉर्मली साल का ही होता है, टैक्स साल में ही पड़ता है, तो इसलिए साल का ही सवाल है। कितना? तो महीने का कर लें, महीने का एज्यूम कर लें। साल का, ठीक। ये कितना बना? 240,000। और कोई फिक्स कॉस्ट? अच्छा, पॉइंट नंबर, ये अंग्रेजी में किसी को मसला हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स अमाउंट टू इतने पर मंथ, अभी इतने, अमाउंट टू इतने। एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट दीज विल इंक्रीज टू 170, यानी इसके बाद अब टोटल 170 होंगे, इंक्रीज टू। अगर इंक्रीज बाय होता तो वो 170 लेते, तो हम सिर्फ 20,000 लेंगे। The management estimates that 20% of the facilities would be used for the new product। इसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि जो अभी इस वक्त सब फैक्ट्री है उसमें से 20% जगह शायद इस प्रोडक्ट के लिए घेरी जा रही होगी। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ एक्स्ट्रा खर्चों की बात कर रहे हैं। मैं रेलिवेंट का वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, लेकिन हो कॉन्सेप्चुअली इंक्रीमेंटल बात ही रही कि जो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे हम सिर्फ उनको कंसीडर करने लगे हैं। क्यों करने लगे ऐसा? क्योंकि डाटा सिर्फ न्यू प्रोडक्ट का है और प्रॉफिट भी वो इंक्रीमेंटल ही की बात कर रहा है। तो हम 20,000 रुपए लेंगे और उसके अलावा सवाल में कोई मजीद डेप्रिसिएशन पुराने प्लांट की नहीं, पुराने प्लांट की तो पहले भी होती थी, तो जो पहले पैराग्राफ में 3 मिलियन लिखा है उसकी, और प्लांट की डेप्रिसिएशन होती है 10% पे 540। ये पता नहीं कहाँ से चला था, कहाँ इधर ही। पता नहीं किधर निकल गया यार। ये 3 मिलियन सर कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये टोटल नहीं लेंगे। कैपेसिटी ऑफ a machine would have to be increased at a cost of 3 million, यानी प्लांट में जो मजीद कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है वो 3 मिलियन है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? टोटल 3 मिलियन नहीं, मजीद खर्चा 3 मिलियन करना है। 10 से बढ़ के टोटल 3 कैसे हो जाएगा? अभी प्लांट 10 मिलियन का है, उसमें हमने अपग्रेडेशन करनी है एट अ कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन, तो वो मजीद ही 3 मिलियन है ना। फिक्स कॉस्ट ओके, सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों एक ही वर्किंग से निकलेंगी क्योंकि दोनों को आपस में परसेंटेज से लिंक कर दिया। तो पहले फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%, तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल है, मटेरियल एक इंपोर्टेड लगता है जो कि लगते हैं 1.3 kg, कितने रुपए वाला? 975। एक लगता है लोकल 0.5 kg 150 वाला, बस और लेबर लगती है 2 घंटे 300 वाले 600। वेरिएबल ओवरहेड्स 2 घंटे 200 वाले 400। लिखता हूँ, सेलिंग एडमिन लिखता हूँ। ये लॉसेस वगैरह का कुछ स्क्रैप वगैरह, प्रोसेस कॉस्टिंग में बचपन में सीखा था कि अगर कोई लॉस वेस्टेज स्क्रैप सेल हो जाए तो उसकी रिकवरी वैल्यू यहाँ से लेस होती है। टोटल कितने किलो एक यूनिट के लिए डालना पड़ता है? 1.3 और 0.5 1.8, जबकि नेट आउटपुट कितना रह जाता है? तो बाकी किधर गया?
ये लॉस हुआ करता है, लेकिन ये सारा का सारा नहीं बिकता, इसमें से कुछ हवा में भी चला जाता है। अच्छा, वो कितना है जो हवा में उड़ जाता है? 5% ऑफ 1.8 डायरेक्ट मटेरियल 5% ऑफ इनपुट इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेट हो गया, हवा में उड़ गया, अब उसको कहाँ पकड़ पकड़ के बेचेंगे लाके? तो वो जो गया वो तो गया, कितना? क्या हो गया? ये हम 1 यूनिट की कॉस्ट कर रहे हैं ना कैलकुलेट, तो 1 यूनिट बनाने के लिए इतने किलो इन होता है, जो कि इतना बच जाता है तो बाकी जाया होता है, इसमें से इतना तो उड़ के जाया होता है तो बाकी सड़ के जाया होता है। अब ये जो सड़ के जाया होता है ये 80 रुपए किलो बिक जाता है। एट पॉइंट जो मटेरियल इन हो रहा है उसकी कॉस्ट है, तो अगर वेस्टेज बेच रहे हैं तो उसमें से लेस हो जाएगा। और सेलिंग कॉस्ट भी वेरिएबल है 359। और कोई वेरिएबल खर्चा? 2400.2। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 में कि कंपनी सेल प्राइस रखते हुए वेरिएबल कॉस्ट पे 25% ऐड कर लेती है। तो सेल प्राइस निकल आई कितनी? 2400 को 25% ऐड कर दें इसमें, ये सेल प्राइस। ये क्या किया? ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें इसका 25% ऐड करते हैं तो सेल प्राइस बनती है। तो कर लें। लेस क्यों किया है या कैलकुलेट कैसे किया? ये कैलकुलेट कैसे किया वो दोबारा सुन लें। 1 यूनिट ऑफ नया प्रोडक्ट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहा हूं। 1 यूनिट बनाने के लिए इतने किलो मटेरियल डलता है, लेकिन उस मटेरियल में से कुछ किलो वेस्ट होता है जो बिकता है स्क्रैप, तो उसकी स्क्रैप माइनस करनी है। अब वो कितना बिकता है ये निकाला है 1.8, इन दोनों को ऐड करके पता चल रहा है। और पॉइंट नंबर पहले में ही शायद पॉइंट नंबर 1 में ये बताया हुआ है कि जो प्रोडक्ट होता है उसका वजन 1.6 किलो होता है, तो फिर कितना वजन जाया हो जाता है? 0.2। लेकिन इस 0.2 किलो जो जाया हो रहा है इसमें से इतना उड़ के जाया हो रहा है, इवेपोरेट हो जाता है डायरेक्ट मटेरियल 5% ऑफ इनपुट। पॉइंट नंबर 2, तो इवेपोरेट हो गया तो गया ना। 1.8 का ही 5% लिया है। टोटल नुकसान इतना इवेपोरेट हो गया, बाकी है जो गला सड़ा बच गया, ये 80 रुपए किलो बेचेंगे। बस हो गया सवाल। 3000.25 माइनस, तो यहां से यूनिट्स निकल आएंगे हैं 1 2 4 3 7। और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? यूनिट्स भी और रेवेन्यू यानी वैल्यू भी। तो वैल्यू के लिए क्या करें? 437 को मल्टीप्लाई कर दें 3000 से। जबरदस्त यार, जबरदस्त। 30 बस सीवीपी खत्म हो रहा है, यही है सीवीपी।
लगे आपके कोर्स वाले के पास है? कोर्स वाले नहीं नहीं, कल करेंगे और अगली क्लास में करेंगे सवाल। हो गया पूरा करो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।